वेलकम फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ट्रांसलेशन के बारे में डिस्कस किया। प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन, यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। अब हम ट्रांसलेशन के बाद में पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, ट्रांसलेशन इनहिबिटर्स के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद बच्चों जीन रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बच्चों, पहले तो ट्रांसलेशन इनहिबिटर्स कौन कौन से हैं, और उसके बाद जीन रेगुलेशन को डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसलेशन इनहिबिटर्स के अंदर बच्चों सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन इनहिबिटर्स को डिस्कस करेंगे। ट्रांसलेशन इनहिबिटर्स। प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन इनहिबिटर्स के अंदर हम पहले बात करेंगे प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन इनहिबिटर्स के। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रांसलेशन इनहिबिटर्स पे। तो सबसे पहला ट्रांसलेशन इनहिबिटर है वो है बच्चों प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन इनहिबिटर्स। प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन इनहिबिटर्स में जो सबसे फर्स्ट है वो है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन ये बच्चों स्मॉल सब यूनिट की राइबोसोम की जो प्रोकैरियोट्स की 30 स्मॉल सब यूनिट है उसकी ए साइट पे बाइंड करता है ताकि कोई टीआरएनए वहां पे एंट्री ना कर सके। तो ऑन इट बाइंड्स ऑन ए साइट ऑफ स्मॉल सब यूनिट 30s ए साइट पे बाइंड करता है और क्या करता है, इट ब्लॉक्स ए साइट। ये ए साइट को ब्लॉक करता है ताकि अमाइनो एसिड जो टीआरएनए चार्ज टीआरएनए वो वहां पे एंट्री ना कर सके। ट्रांसलेशन प्रोसेस को इनहिबिट करता है टेट्रासाइक्लिन। दूसरा है बच्चों जो प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन इनहिबिटर है वो है बच्चों पारोमाइसिन। पारोमाइसिन पारोमाइसिन की जो स्पेलिंग है वो, एक सेकेंड, पारोमाइसिन। और एक बार आप इसको कंफर्म भी कर लेना सर्च करके, पारोमाइसिन। ये क्या करता है बच्चों, इट इनहिबिट द ए साइट। ये भी ए साइट पे बाइंड करता है, ए साइट पे बाइंड करता है। और जो टीआरएनए आने वाला टीआरएनए है वो एंटी कोडोन कोडोन लेके आएगा, और जो नीचे जो 16s आरआरएनए है उसके पास क्या है, कोडोन लूप है। तो ये यहाँ पे बाइंड करता है कि ताकि जो कोडोन और एंटी कोडोन के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहे हैं उसको इनहिबिट करता है, उस प्रोसेस को रोकता है, जिससे कि कोई भी कोडोन पे जाके बाइंड करता है ताकि कोडोन वो किसी भी अमीनो जो अमीनो एसिड टीआरएनए है उसको एक्सेप्ट कर सके, जिससे कि ये एरर रेट बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो इट इनहिबिट्स द ए साइट को इनहिबिट करता है, कोडोन और एंटी कोडोन के बीच में जो मैचिंग है उसको इंक्रीज कर देता है। कोडोन कोडोन एंड एंटी कोडोन, कोडोन और एंटी कोडोन सिलेक्शन, वो सेलेक्ट कर सके अपने अकॉर्डिंग, उसको क्या करता है, कोडोन एंड एंटी कोडोन सिलेक्शन डिक्रीज हो जाता है, जिससे एरर रेट ऑफ ट्रांसलेशन
इंक्रीजेस। कोडोन और एंटीकोडोन के बीच में अगर सिलेक्शन रेट डिक्रीज होगा तो वहां पे एरर रेट बढ़ने के चांसेस इंक्रीज होंगे। तो ये भी स्मॉल सब यूनिट पे बाइंड करता है ए साइट पे, ताकि कोडोन और एंटीकोडोन के बीच में सिलेक्शन रेट डिक्रीज हो जाए। पारोमाइसिन, पारोमाइसिन। थर्ड है बच्चों फ्यूजिडिक एसिड, फ्यूजिडिक एसिड। ये बाइंड करता है इलोंगेशन फैक्टर जी, जो प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन के अंदर, इलोंगेशन के अंदर ट्रांसलोकेशन मूवमेंट करवाता है। इनिशिएशन इलोंगेशन के अंदर अमाइनो असाइल इलोंगेशन के अंदर 3 स्टेप हमने डिस्कस किए थे। अमाइनो असाइल टीआरएनए की एंट्री और टीआरएनए की 3 न्यूक्लियोटाइड मूवमेंट करवाना राइबोसोम्स के। तो ये फ्यूजिक एसिड क्या है, इलोंगेशन फैक्टर जी से बाइंड करता है। इट बाइंड्स इलोंगेशन फैक्टर जी एंड inhibit the elongation factor G GDP dissociation। इनहिबिट करता है इलोंगेशन फैक्टर जी की जीडीपी डिसोसिएशन को। ये इलोंगेशन फैक्टर जी क्या करवाता है बच्चों, ये करवाता है ट्रांसलोकेशन। फोर्थ है इरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, फ्यूजिटिक एसिड, इरिथ्रोमाइसिन, और ये हमने डिस्कस किया पारोमोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन क्या है बच्चों, ये इनहिबिट करता है लार्ज सब यूनिट को। ये किसको इनहिबिट करता है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड किसको इनहिबिट करते हैं, स्मॉल सब यूनिट को। और ये जो इरिथ्रोमाइसिन है ये इनहिबिट करता है लार्ज सब यूनिट को, लार्ज सब यूनिट। इनहिबिट बाइंड्स टू लार्ज सब यूनिट। It binds to peptide exit channel, exit channel and block it, पेप्टाइड एग्जिट चैनल पे बाइंड करता है और पेप्टाइड एग्जिट चैनल को ब्लॉक करता है कौन, इरिथ्रोमाइसिन। लार्ज सब यूनिट पे बाइंड करता है। और फिफ्थ है बच्चों क्रोमोफेनिकोल, क्लोरोमोफेनिकोल। क्लोरोमोफेनिकोल ये भी बच्चों बाइंड करता है लार्ज सब यूनिट को। एक लार्ज सब यूनिट से बाइंड करता है और इसका काम है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज जो एक्टिविटी है उसको इनहिबिट करना। पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी इसके बाद जब ये क्रोमोफेनिकोल बाइंड करता है। तो ये करता है बाइंड करता है लार्ज सब यूनिट से और इट इनहिबिट्स द पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी। it inhibit peptidyl transferase एक्टिविटी। और वो कौन करता है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी, 23 SRRNA।
लार्ज सब यूनिट के अंदर जो 23 sRNA है वो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी करवाता है। ये है बच्चों प्रोकैरियोटिक इनहिबिटर्स। इरिथ्रोमाइसिन, पारोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन करता है, जहां पे टेट्रासाइक्लिन करता है बच्चों एंट्री, ए साइट पे टीआरएनए की एंट्री होती है उसको ब्लॉक करता है, ठीक है। पारोमाइसिन एंट्री होने के बाद कोडोन और एंटीकोडोन के बीच में जो सिलेक्शन रेट है उसको डिक्रीज करता है, तो एरर रेट सिलेक्शन डिक्रीज किसके बीच में, कोडोन और एंटीकोडोन के बीच। फ्यूजिडिक एसिड है, वो क्या करवाता है, कोडोन और एंटीकोडोन के सिलेक्शन होने के बाद क्या होगी, ट्रांसलोकेशन होगी, जो इसको इनिबिट करता है ट्रांसलोकेशन को, फैक्टर जीडीपी डिसोसिएशन, क्योंकि ये ट्रांसलोकेशन करवाता है इलोंगेशन के अंदर। उसके बाद जो है इरिथ्रोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन का काम क्या है, ट्रांसलोकेशन होने के बाद क्या होगा, एग्जिट चैनल, उस एग्जिट चैनल को इनहिबिट कर, एग्जिट चैनल। और क्रोमोफेनिकोल, आपको ये याद रखना, क्रोमोफेनिकोल क्या करवाता है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी। 23 sRNA के हाथ में पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। अब हम डिस्कस करेंगे जो यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन इनहिबिटर्स है उनके बारे में। दूसरा है इनहिबिटर्स, यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन। यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन इनहिबिटर, तो यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन इनहिबिटर के अंदर जो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे साइक्लोहेक्सामाइड। साइक्लोहेक्सामाइड का क्या काम है बच्चों, साइक्लोहेक्सामाइड का है कि पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी को इनहिबिट करना। लार्ज सब यूनिट पे बाइंड करता है, और इसका काम है इट इनहिबिट पेप्टिडाइल, इनहिबिट और ब्रेक ब्लॉक कुछ भी पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी। और ये कौन करवाता है, 20 sRNA यूकैरियोट्स के अंदर। प्रोकैरियोट्स में किसने करवाया है बच्चों, प्रोकैरियोट्स के अंदर करवाया 23 sRNA के। साइक्लोहेक्सामाइड के बाद हम बात करेंगे डिप्थीरिया टॉक्सिन की। डिप्थीरिया टॉक्सिन, और इसका काम है इट इनहिबिट इलोंगेशन फैक्टर 2। इट inhibits elongation factor elongation factor 2। ये elongation factor 2 को इनहिबिट करता है डिप्थीरिया टॉक्सिन। यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 2 जो क्या करवाता है, इलोंगेशन के अंदर ट्रांसलोकेशन करवाता है। जैसा इलोंगेशन फैक्टर जी प्रोकैरियोट्स के अंदर इलोंगेशन फैक्टर जी काम करता है, वही डिप्थीरिया टॉक्सिन प्रोकैरियोट्स के अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर इलोंगेशन का ट्रांसलोकेशन इनहिबिट करता है। तीसरा है बच्चों, ये है यूकैरियोट्स के साइक्लोहेक्सामाइड और डिप्थीरिया टॉक्सिन। अब कुछ इनहिबिटर्स ऐसे हैं जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों को इनहिबिट करते हैं, दोनों के ट्रांसलेशन को इनहिबिट करते हैं। कुछ इनहिबिटर्स ऐसे हैं जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट्स के दोनों को
इनहिबिट करते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस को। तो इनहिबिटर्स विच इनहिबिट prokaryotic and eukaryotic translation। जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक इनहिबिटर्स दोनों को इनहिबिट करे, जो फर्स्ट है इसमें हाइग्रोमाइसिन, हिग्रोमाइसिन, हिग्रोमाइसिन। ये बच्चों स्मॉल सब यूनिट से बाइंड करता है हिग्रोमाइसिन, और बाइंड करता है नियर टू ए साइट, इट्स बाइंड्स टू स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट से बाइंड करता है नियर ए साइट, नियर ए साइट। और इसका जो फंक्शन है वो है बच्चों, इट प्रिवेंट ट्रांसलोकेशन ऑफ tRNA फ्रॉम ए साइट टू पी साइट। ये प्रिवेंट करता है ट्रांसलोकेशन को, जो tRNA ए साइट से पी साइट की तरफ जाता है उसको, हिग्रोमाइसिन। ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के अंदर फंक्शनल रोल प्ले करता है। दूसरा है बच्चों राइसिन एंड अल्फा सेक्रिसिन। दूसरा बच्चों राइसिन, प्रोटीनियस टॉक्सिन है राइसिन एंड अल्फा सेरेसिन। राइसिन और अल्फा सेरेसिन क्या है? प्रोटीनियस टॉक्सिन। राइसिन और अल्फा सेरिन प्रोटीनियस टॉक्सिन है, और ये इनहिबिट करते हैं केमिकल जो फैक्टर बाइंडिंग साइट है उसको, ये मॉडिफाई करते हैं, दे केमिकली modifies the factor binding site, जो फैक्टर बाइंडिंग साइट है ए साइट के ऊपर, उसको मॉडिफाई करते हैं जिससे ट्रांसलेशन इनहिबिट। और एक इनहिबिटर है बच्चों पायरोमाइसिन, वो है पैरोमाइसिन, प्यूरोमाइसिन है वो, और एक इनहिबिटर है पायरोमाइसिन, प्यूरोमाइसिन, प्यूरोमाइसिन। ये क्या करता है? ये टीआरएनए, इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी स्ट्रक्चर है वो रिजेंबल करती है टायरोसिन टीआरएनए से। इसकी स्ट्रक्चर जो टायरोसिन टीआरएनए से रिजेंबल करती है, जिससे ये राइबोसोम के अंदर जो ए साइट पी साइट है, ए साइट से एंट्री करता है और वहां पे पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी भी कर सकता है। तो इट्स स्ट्रक्चर इज रिजेंबल टू टायरोसिन टीआरएनए, और इट causes premature chain termination, ये करता है प्यूरोमाइसिन। और कैसे होता है बेसिकली?
जैसे ये 5 प्राइम से 3 प्राइम आरएनए प्रेजेंट है, एमआरएनए प्रेजेंट है, यहाँ पे राइबोसोम बाइंड है, 5 सब यूनिट पे एक टीआरएनए आ गया था। पर अब जैसे प्यूरोमाइसिन आता है ए साइट पे, और यहाँ पे मान लो ये पेप्टाइड चेंज प्रेजेंट है, और प्यूरोमाइसिन अपने टायरोसिन जैसे स्ट्रक्चर है, इसके सिमिलर है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी है, और ये जो पी साइड से ए कहाँ पे चली जाएगी चेन, पायरोमाइसिन के हेड पे, ये चलेगी पायरोमाइसिन पे, जो टायरोसिन से रिजेंबल करता है। अब ट्रांसलोकेशन ने इसको पीछे करवाना था, पर क्या होगा, ये इसको लेके प्री मैच्योर हीट चेन को लेकर रिमूव हो जाता है यहाँ से, और पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी तो करते हैं, पर ये क्या करता है, प्री मैच्योर चेन को यहाँ से रिमूव करवा देता है, जिससे क्या होता है, ट्रांसलेशन जो है इनिबिट हो सकता है। तो ये अभी तक हमने इन ट्रांसलेशन इनिबिटर्स के बारे में डिस्कस किया। तो आप इनको याद रखना, पायरोमाइसिन इंपॉर्टेंट है, पायरोमाइसिन प्यूरोमाइसिन जो टायरोसिन टीआरएनए से रिजेंबल करता है। ये नेट गेट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के। हिग्रोमाइसिन ट्रांसलोकेशन इनहिबिट करता है, जो ए साइट से जब टीआरएनए को पी साइट की तरफ जाना होता है, उसको ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करता है, इनहिबिट करता है। डिप्थीरिया टॉक्सिन साइक्लोहेक्सामाइड पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी, जो 28 एसआरएनए पे प्रेजेंट है। डिप्थीरिया टॉक्सिन इलोंगेशन फैक्टर 2, और जो इलोंगेशन फैक्टर जी है वो किस में करता है, ये करता है फ्यूजिटिक एसिड के अंदर, फ्यूजिटिक एसिड और डिप्थीरिया टॉक्सिन, वो प्रोकैरियोट्स में है, ये यूकैरियोट्स। और अभी हमने डिस्कस किया है कि बोथ इनहिबिटर्स विच इनहिबिट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन बोथ। ठीक है, तो ये इनहिबिटर्स है, आपको इनको याद रखना है, एक दो बार जब आप रिवाइज करेंगे आपको याद। अब डिस्कस करेंगे बच्चों हम पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस। पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के अंदर जो सबसे फर्स्ट स्टेप है, जो एमआरएनए प्रेजेंट है उसके ऊपर फिनाइल मिथ्योनिन प्रेजेंट है, वो एक बल्कि ग्रुप है, उसको रिमूव करवाया जाता है सबसे पहले ट्रांसलेशन के अंदर। जैसे ये एमआरएनए प्रेजेंट है और इसका ये कार्बोक्सी टर्मिनल है, और इस पे जो फर्स्ट अमाइनो एसिड फॉर्माइल मिथ्योनिन प्रेजेंट है, और अब इससे क्या बनेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस होगा। अब हर ये फॉर्माइल मिथ्योनिन तो हर एमआरएनए की चेन के अंदर प्रेजेंट होगा, प्रोटीन की चेन के अंदर प्रेजेंट होगा अमीनो एसिड। तो हर के अंदर ऐसा तो जरूरी नहीं है कि जो हर एक प्रोटीन है वो फॉर्माइल मिथ्योनिन से स्टार्ट हो। तो ये जो फॉर्माइल मिथ्योनिन सबसे पहले ड्यूरिंग और आफ्टर ट्रांसलेशन प्रोसेस, इस फॉर्माइल मिथ्योनिन को यहाँ से रिमूव करवाना है, फॉर्माइल मिथ्योनिन को। तो जो ड्यूरिंग और आफ्टर ट्रांसलेशन प्रोसेस ड्यूरिंग और आफ्टर ट्रांसलेशन प्रोसेस, जो सबसे पहला काम है वो है डिफॉर्माइलाइज एंजाइम है, वो इसको यहाँ के फॉर्माइल ग्रुप को रिमूव करवाता है, डिफॉर्माइलेज। क्या करता है, रिमूव फॉर्माइल ग्रुप फ्रॉम एन टर्मिनस से फॉर्माइल ग्रुप को रिमूव करवाता है। दूसरा है बच्चों अमीनो पेप्टाइडेज। ये क्या करवाता है, इसने तो फॉर्माइल ग्रुप को रिमूव करवा दिया वहां से, फॉर्माइल ग्रुप को, और ये मिथ्योनिन को भी रिमूव करवाता है। इट रिमूव्स
मेथियोनिन, और उसके साथ साथ एज वेल एज 2,3 अमाइनो एसिड फ्रॉम NH3 पॉजिटिव टर्मिनस। ये यहाँ से रिमूव करवाता है। सबसे पहले ड्यूरिंग ट्रांसलेशन प्रोसेस डिफॉर्माइलेज और अमाइनो पेप्टाइडेज ही वर्क करते हैं, जिससे एन टर्मिनस से फॉर्माइल ग्रुप को रिमूव करवाना है और अमाइन मिथियोनिन को और 2,3 अमाइनो एसिड। मिथियोनिन जो फॉर्माइल है ये बल्कि ग्रुप है, ये प्रोटीन फोल्डिंग के अंदर भी ये इनहिबिट करते हैं, प्रोटीन फोल्डिंग के अंदर भी ये रुकावट पैदा करते हैं, क्योंकि ये बल्कि अमीनो एसिड प्रेजेंट है। और इनके बाद जो है वो स्मॉल सब यूनिट के प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स, अमाइनो एसिड्स। तो इसलिए पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के अंदर जो सबसे पहले प्रोसेस है वो डिफॉर्मेलाइज और अमाइनो पेप्टिडाइज अपना वर्क करती है। प्रोटीन है ये अपनी लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर है। इसके बाद प्रोटीन को कन्वर्ट करना है अपने आप को फंक्शनल करने के लिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अल्फा और बीटा सीट सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये डिपेंड करता है साई और फाई वैल्यू के ऊपर, अल्फा सीट और बीटा सीट किसके अंदर। फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद फंक्शनल होने के लिए प्रोटीन को टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होना पड़ता है, जो डिपेंड करता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के ऊपर। हाइड्रोफोबिक जिससे प्रोटीन अपने टर्सरी स्ट्रक्चर को अटेन करता है और वह एक फंक्शनल रोल प्ले करता है जो उसका काम। अब इसकी जो प्रोटीन फोल्डिंग है, प्रोटीन फोल्डिंग के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि चैप्रोनिन प्रोटीन्स है, चैप्रोन प्रोटीन्स है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोटीन्स के फोल्डिंग के अंदर। तो चैप्रोन, अगर हम चैप्रोन्स के बारे में डिस्कस करें तो चैप्रोन्स क्या है? चैप्रोन्स है HS70 हीट सोक प्रोटीन। अब जरूरी नहीं है कि ये हीट सोक कंडीशन के अंदर ही काम करे। हीट सोक कंडीशन होती है तब इनकी जो संख्या है वो इंक्रीज हो जाती है, परंतु ये बिना हीट सोक कंडीशन के अंदर भी ये प्रोटीन सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पर जब हीट सोक कंडीशन होती है तब इनके जो नंबर्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं। जो चैपरोन्स है वो प्रोटीन्स विच असिस्ट प्रोटीन फोल्डिंग, ये असिस्ट करते हैं प्रोटीन फोल्डिंग को अंदर। जो चैपरोन है वो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड से बाइंड करता है और प्रोटीन के पास खुद के फोल्ड होने की प्रोसेस है कि वो प्रोटीन खुद हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड से हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन पड़ते हैं तो प्रोटीन अपने आप को फोल्ड करने की कोशिश करता है। पर जो HSP प्रोटीन्स है ये उन प्रोटीन से बाइंड करता है और उसकी जो फोल्डिंग है उसको इनहिबिट करता है ताकि वो गलत फोल्ड ना हो जाए। ठीक है, ताकि वो गलत फोल्ड ना हो जाए। तो इन चैपरोन्स का जो मोलिकुलर वेट है HSP17 जैसे बोला है तो इनका मोलिकुलर वेट है अराउंड 65 to 70 किलो डाल्टन। इनका जो मोलिकुलर वेट है वो 60 to 75 किलो डाल्टन। ये प्रोटीन्स को रोक के रखते हैं ताकि वो गलत फोल्ड ना कर दे। एटीपी का भी यूज करते हैं HSP17 प्रोटीन्स, चैपरोन्स एटीपी का भी यूज करते हैं। जैसे प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए जे है, डीएनए के जो HSP17 की तरह काम करता है के, और प्रोटीन्स को रोकते हैं ताकि वो गलत फोल्डिंग ना करवा सके।
फिर वहां से रिमूव होते हैं। उसके बाद प्रोटीन अगर करेक्ट फोल्डिंग कर लेता है तो ठीक है, अगर फिर गलत फोल्डिंग हो जाती है फिर भी, फिर ये साइकिल क्या है, रिपीट हो जाती है। तो जैसे ये प्रोटीन है, पॉलीपेप्टाइड की चेन है, और यहाँ पे हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड प्रेजेंट है, जिसके इंट्रैक्शन से क्या होगा कि ये फोल्डिंग, ये अपने टर्सरी फॉर्म के अंदर फोल्ड हो जाएंगे। पर ये गलत गलत फोल्ड ना हो जाए, इनकी फोल्डिंग गलत ना हो जाए और ये फंक्शनल इनफंक्शनल अगर ना हो जाए, तो इसलिए जो HSP17 प्रोटीन है वो सबसे पहले यहाँ पे बाइंड करता है अपनी ATP की फॉर्म के अंदर, ताकि ये मिस फोल्ड ना हो जाए। इनको इनहिबिट करने के लिए इनको मौका दिया जाएगा फोल्ड करने का, परंतु इनको सबसे पहले बाइंड करता है ताकि ये मिस फोल्ड और इनकरेक्ट फोल्डिंग ना कर ले। ये अपने किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहता है बच्चों, ATP के फॉर्म के अंदर। ये ATP का भी इस्तेमाल करता है ताकि सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन है जो वो गलत फोल्ड ना हो जाए। और फिर वहां से रिमूव होता है, इसको प्रोटीन, इस प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन को फोल्ड करने का मौका दिया जाता है। अगर वो करेक्ट करेक्ट फोल्ड हो गई तो बात ठीक है, अगर इनकरेक्ट फोल्डिंग हुई तो वहां पे दोबारा उस साइकिल का रिपीटेशन हो। तो यहाँ से फिर HSP17 प्रोटीन है, वो HSP17 प्रोटीन है वो रिमूव किया जाता है अपनी किस फॉर्म के अंदर, ADP की फॉर्म के अंदर, ठीक है। और फिर वो फोल्डिंग करता है, अगर वो करेक्ट फोल्डिंग हो गई तो बिल्कुल सही है, अगर नहीं हुआ तो इस साइकिल को दोबारा रिपीट करवाया जाता है। ये हमने बात की है, जर्नली बात की है कि HSP प्रोटीन है वो कैसे फोल्डिंग करवाते हैं। अब प्रोकैरियोट्स के, अब जैसे HSP प्रोटीन है वो अपनी ATP की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की। इसने प्रोटीन को रोक के रखा, पॉलीपेप्टाइड चेन को रोक के रखा, और अपनी ATP हाइड्रोलाइसिस एक्टिविटी करवा के ये कन्वर्ट हो गया HSP17 ADP के अंदर, HSP17 ADP के अंदर। ये इसकी एक्टिव फॉर्म है और ये इसकी इनएक्टिव फॉर्म है। अब जो कोच एप्रोन्स है वो इसको दोबारा से HSP17 को दोबारा से ATP की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और जो कोच एप्रोनिन्स है, कोच एप्रोन्स, वो इसको दोबारा एक्टिव करते हैं। ATP से किस फॉर्म के अंदर करते हैं, ADP के अंदर। और इन कोच एप्रोन्स को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर्स, न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। जो न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर है वो इसकी ATP की फॉर्म को, ADP की फॉर्म को दोबारा कन्वर्ट करता है ATP की फॉर्म के अंदर, ताकि ये फिर उस साइकिल को रिपीट करवा सके और प्रोटीन से जाके बाइंड करे। हाँ, पहले तो उसको रोके, उसको मिस फोल्ड होने से। तो यही एक साइकिल है, प्रोसेस है प्रोटीन की फोल्डिंग के अंदर। अब हम देखते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कैसे कैसे फोल्डिंग होती है और उनको रोकते हैं। तो जैसे जो प्रोकैरियोटिक सिस्टम है, प्रोकैरियोटिक सिस्टम, प्रोकैरियोटिक सिस्टम के अंदर जो चैपरोन का काम करता है वो है बच्चों DNA के ATP। प्रोकैरियोटिक सिस्टम के अंदर जो चैपरोन है वो कौन है बच्चों, DNA के ATP। DNA के ATP। और ये जैसे RNA प्रेजेंट है और यहाँ पे हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड प्रेजेंट है।
सबसे पहले डीएनए के एटीपी जो HSP17 का वर्क कर रहा है, यहाँ पे चैपरोन का वर्क कर रहा है, वो आएगा और इन हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड से इनको इनको मतलब रोक के रखेगा, चाहे उसको अपने एटीपी का ही इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। किस फॉर्म के अंदर आएगा? अपनी एटीपी की फॉर्म के अंदर। एटीपी के फॉर्म के अंदर है और ये रोक के रखता है ताकि प्रोटीन जो है मिसफोल्ड ना हो जाए। ठीक है बच्चों, बहुत देर कोशिश करता है रोक के रखने की, और फिर यहाँ से अपने एटीपी का हाइड्रोलाइसिस कौन करवाता है? उसका एटीपी का हाइड्रोलाइसिस भी करवाता है डीएनए जे। डीएनए के अब अपने आ गया एटीपी की फॉर्म के अंदर। अब डीएनए के अपनी एटीपी की फॉर्म के अंदर आ गया। इसकी जो एटीपी की हाइड्रोलाइसिस है, एटीपी एक्टिविटी को स्टिमुलेट किसने करवाया? डीएनए जे ने। ये है डीएनए के। ठीक है, अब डीएनए के की एडीपी को एटीपी के अंदर दोबारा कन्वर्ट करने के लिए ये है एडीपी, और एडीपी को एटीपी के अंदर दोबारा कन्वर्ट करने के लिए, डीएनए के एटीपी को दोबारा करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंजर फैक्टर की। तो वो क्या है? यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंजर जो फैक्टर है वो है GRPE-ATP। कोचेप्रोन है। GRPE अपनी एटीपी की फॉर्म के अंदर है। ये अपनी एटीपी किसको दे देता है? डीएनए के एटीपी को, GRPE-ADP। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर कोचेप्रोन भी बोलते हैं, इसकी जो मदद करवाता है। अब जो कोचेप्रोन है डीएनए जे HSP17 की, अब ये है HSP40। डीएनए जो जे है, अगर हम उसके बारे में बात करें, जो डीएनए जे है, डीएनए जे ये एक कोचेप्रोन है और इट स्टिमुलेट एटीपी हाइड्रोलाइसिस ऑफ डीएनए के। ये स्टिमुलेट करता है एटीपी हाइड्रोलाइसिस ऑफ डीएनए के। और डीएनए के एटीपी है, ये है बच्चों HSP17 फैमिली से। डीएनए जे है ये HSP40। और अब इनकी जो मदद करता है फोल्डिंग के अंदर, वो है बच्चों चैप्रोनिन्स। चैप्रोनिन्स ये बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग्स टू HSP16 फैमिली। ये बिलोंग्स टू HSP16 फैमिली। और जो सुप्रामोलिकुलर मैशिनरी, इसके बारे में क्या डिस्कस करते हैं? जो चैप्रोनिन्स है, ये सुप्रामोलिकुलर मशीनरी which provide
विच प्रोवाइड, ये जो चैप्रोनिन्स है सुप्रामोलिकुलर मशीनरी है विच प्रोवाइड ए माइक्रो इन्वायरमेंट meant for protein folding. ये प्रोवाइड करते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट, सेफ इन्वायरमेंट फॉर प्रोटीन फोल्डिंग। जो चैप्रोनिन्स है, चैप्रोनिन्स चैप्रोन्स चैप्रोनिन्स are present in both prokaryotes and eukaryotes, present in both prokaryotes and eukaryotes। और ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, और जो प्रोटीन बनता है माइटोकॉन्ड्रिया से, क्लोरोप्लास्ट से भी जो प्रोटीन बनते हैं उसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं एंड क्लोरोप्लास्ट के भी अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे जो प्रोकैरियोटिक चैप्रोनिन्स है वो कौन से हैं। ग्रो ईएल और ग्रो एस, यस, उसके बारे में बात करेंगे। जो प्रोकैरियोटिक चैप्रोनिन्स ये प्रोवाइड करते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट, सेफ इन्वायरमेंट फॉर प्रोटीन फोल्डिंग। प्रोकैरियोटिक चैप्रोनिन्स ये क्या है बच्चों, ग्रो ईएल और दूसरा है ग्रो ईएस। ग्रो ईएल है वो है ओलिगोमेरिक चैम्बर की फॉर्मेशन करवाता है, और एस है उस चैम्बर के ऊपर लीड को बंद करता है। ये एक कमरे की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे मतलब कि प्रोटीन फोल्डिंग हो सके, सेफ इन्वायरमेंट, माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। तो ग्रो ईएल फॉर्म ओलिगोमेरिक चैम्बर, और ग्रो ईएस है इट फॉर्म ए लीड ऑफ चैम्बर। यह क्या है, लीड, मतलब उस चैम्बर को कवर करता है, प्रोटीन के चैम्बर को। फॉर्म ए लीड ऑफ दैट चैम्बर। कैसे है, ग्रो ईएल और ग्रो ईएस। ये जैसे चैम्बर की सिंथेसिस किसने करवाई, ग्रो ईएल ने। ये क्या है बच्चों, ग्रो ईएल। और इस इनके पास आता है अनफोल्डेड प्रोटीन। जैसे ये है अनफोल्डेड प्रोटीन, ये है अनफोल्डेड प्रोटीन जिसका ये अमाइनो टर्मिनस है और ये कार्बोक्सिल टर्मिनस। ये जो अनफोल्डेड प्रोटीन है ये इसके अंदर आता है, अपने इस फॉर्म के अंदर, और इसके ऊपर जो लीड है वो कवर कौन करता है, ग्रो ईएस। इसके ऊपर जो लीड होगी
इसको कवर यहाँ करवाएगा ग्रो ईएस। ये है बच्चों ग्रो ईएस। और इसको प्रोवाइड करवाते हैं सेफ एंड बिल्कुल माइक्रो इन्वायरमेंट, ताकि ये जो अनफोल्डेड प्रोटीन है वो अपनी फोल्डेड फॉर्म के अंदर चेंज हो जाए और अपना जो करेक्ट प्रोटीन की मॉडिफिकेशन है वो हो सके और ये प्रोटीन फंक्शनल हो सके। इसको बोलते हैं प्रोटीन की फोल्डिंग। जो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो चैप्रोनिन्स है, और जो चैप्रोनिन्स है वो है बच्चों ग्रो ईएल, और जो चैप्रोन्स है वो है डीएनए जे और डीएनए के। और जीआरईपीज है, जीआरईपी क्या करवाते हैं, वो न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर है। ग्रो ईएल ग्रो ईएस, प्रोकैरियोट्स के अंदर ग्रो ईएल और ग्रो ईएस है, वो प्रोकैरियोटिक चैप्रोनिन्स है, प्रोकैरियोटिक चैप्रोनिन्स है। और जो चैप्रोन्स है ये चैप्रोनिन 60 फैमिली से, और जो चैप्रोन्स है वो क्या है डीएनए के और डीएनए जे। और जीआरपीई ये क्या है, ये है न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंजर फैक्टर। अब जो यूकैरियोट्स है, यूकैरियोटिक सिस्टम के अंदर जो चैप्रोनिन्स प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलते हैं, तो यूकैरियोटिक सिस्टम के अंदर जो चैप्रोनिन्स है, यूकैरियोटिक सिस्टम के अंदर चैप्रोनिन्स जो प्रेजेंट है उनका नाम है TRIC, ट्रिक। उनका नाम क्या है बच्चों, ट्रिक। यूकैरियोटिक सिस्टम के अंदर जो चैप्रोनिन प्रेजेंट है वो ट्रिक है, जो सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाते हैं जो अनफोल्डेड प्रोटीन को फोल्डेड की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट। ये प्रोटीन मैच्योर हो, इससे प्रोटीन क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, वो अपने फंक्शनल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब एक ठीक है, पर प्रोटीन बन गया, प्रोटीन के अंदर पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन भी हम पढ़ेंगे। एक बात और डिस्कस कर लेते हैं हम, प्रोटीन की डिग्रेडेशन कैसे होती है। प्रोटीन डिग्रेडेशन, प्रोटोसोम्स के अंदर प्रोटीन की डिग्रेडेशन कैसे होती है। प्रोटीन डिग्रेडेशन के अंदर सिर्फ ये एक बात याद रखनी है कि 3 प्रोटीन्स है वो इन्वॉल्व होते हैं, E1 E2 और E3, जो प्रोटीन की डिग्रेडेशन करवाते हैं, यूबिक्यूटाइनेशन करवाते हैं प्रोटीन डिग्रेडेशन। हर प्रोटीन की एक लाइफ है। और प्रोटीन का डिग्रेडेशन कैसे होता है, तो प्रोटीन का डिग्रेडेशन ऐसे होता है कि जो प्रोटीन है उसके ऊपर सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, जैसे जो सीक्वेंसेस KDL सीक्वेंसेस है और सीक्वेंसेस है न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंस कि जहाँ पे जिस प्रोटीन को जाना है। तो जैसे ये प्रोटीन है और इसके के पास डिस्ट्रक्शन साइट के ऊपर सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे साइट प्रेजेंट है काली मौत के साइट, ये सीक्वेंसेस फॉर एग्जांपल प्रेजेंट। डिस्ट्रक्शन बॉक्स इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रक्शन बॉक्स, ये सीक्वेंसेस प्रेजेंट है। और ये है मिसफोल्डेड और हाफ लाइफ कंप्लीट। हर प्रोटीन की एक हाफ लाइफ होती है, उसको डिग्रेडेशन। अब ये डिस्ट्रक्शन बॉक्स प्रेजेंट है और यहाँ पे एक अमीनो एसिड प्रेजेंट है लाइसिन, जिसके ऊपर क्या होगा, यूबिक्यूटाइनेशन होगा। यहाँ पे एक प्रोटीन प्रेजेंट है लाइसिन, लाइसिन
लाइसिन प्रोटीन प्रेजेंट है जिसके ऊपर यूबिक्विनोन के जुड़ेंगे, जिससे क्या होगा कि ये जो प्रोटीन है ये जाएगा प्रोटियोजोम्स के अंदर डिग्रेडेशन के लिए, 26s प्रोटियोजोम्स के अंदर। ये प्रोटीन है, फिर यहाँ पे क्या लगेंगे, यूबिक्विनोन, 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 ठीक है, पोली यूबिक्विनोन, यूबिक्विटाइजेशन, पोली यूबिक्विटिनेशन। पोली यूबिक्विटिनेशन होने के बाद क्या होगा कि ये जो प्रोटीन है ये उसके अंदर चला जाएगा 26s प्रोटियोजोम्स डिग्रेडेशन के अंदर, प्रोटियोजोम डिग्रेडेशन। यूबिक्विनोन क्या है, यूबिक्विटिन, यूबिक्विटिन क्या है, ये है बच्चों 76 अमाइनो एसिड का प्रोटीन है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये डिग्रेडेशन कैसे होता है, ये प्रोटीन का, प्रोटीन डिग्रेडेशन पाथवे। प्रोटीन डिग्रेडेशन पाथवे। प्रोटीन डिग्रेडेशन पाथवे के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, कौन कौन से 3 प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं, E1, E2 एंड E3, ठीक है। जो E1 प्रोटीन है उसको बोलेंगे यूबिक्विटिन एक्टिवेटिंग एंजाइम, ये है E1। और इसको बोलेंगे यूबिक्विटिन एक्टिवेटिंग यूबिक्विटिन एक्टिवेटिंग एंजाइम। और इसमें क्या है कि जो यूबिक्विटिन है जो जो एटीपीसी से जुड़ा है, और यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है SH सल्फो हाइड्रोक्साइड, ये AMP में कन्वर्ट होता है और यूबिक्विटिन, और इस E1 ग्रुप से ये यूबिक्विटिन जुड़ जाता है, S से यूबिक्विटिन, ठीक। ये E1, इसको बोल रहे हैं यूबिक्विटिन एक्टिवेटिंग एंजाइम। इसके बाद क्या है, ये कैस्केड प्रोसेस है, इसके बाद E2 आता है, E2 एंजाइम, E2 यूबिक्विटिन conjugating एंजाइम, यूबिक्विटिन conjugating एंजाइम, जिससे ये जो यूबिक्विटिन है यहाँ से E1 तो रिलीज हो जाता है, E1 यहाँ से रिमूव हो गया, और E2 अपने सल्फ हाइड्रोक्सिल फॉर्म के अंदर आ गया, जिससे जो इसने एंट्री की रिक्रूटमेंट हुई और ये रिमूव हो। तो इससे जो E2 है, E2 के साथ क्या जुड़ जाता है, यूबिक्विटिन, इसके बाद जो लास्ट है जो प्रोटीन आता है वो है E3 लाइगेज प्रोटीन।
E3, ये E3 प्रोटीन है, और फिर यहाँ से क्या है, E2 रिमूव हो जाता है, E2 प्रोटीन रिमूव हो जाता है। और ये जो E3 का नाम है, ये नाम है बच्चों लाइगेज। इसको बोलेंगे लाइगेज प्रोटीन। ये लाइगेज है E3। और इससे क्या होगा, जो लाइगेज है, तो ये जो प्रोटीन है अनफोल्डेड जो प्रोटीन के जो डिस्ट्रक्शन बॉक्स के ऊपर जो लाइसिन प्रेजेंट है, वहां पे यूबिक्विटिन सारे जुड़ जाए। ये मिसफोल्डेड प्रोटीन है, यहाँ पे के है, यहाँ पे यूबिक्विटिन E3 की मदद से मिसफोल्डेड प्रोटीन है ये, या नॉन फंक्शनल प्रोटीन है। अब इसका डिग्रेडेशन करवाना ही है हमें फॉर एग्जाम्पल। तो अब इससे क्या होगा, ये प्रोटीन 26S प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन, इसका डिग्रेडेशन हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि 26S प्रोटोसोम डिग्रेडेशन के अंदर ये प्रोटीन फोल्डेड प्रोटीन आएगा, और इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा पेप्टाइड्स के अंदर, सिंगल सिंगल पेप्टाइड्स के अंदर इसको कट कर दिया जाएगा। पोस्ट ट्रांसलेशन, इसके अब हम डिस्कस करते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, ग्लाइकोसाइलेशन, एसिटाइलेशन, फोस्फोराइलेशन, ये सारी चीजें। पोस्ट ट्रांसलेशन पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, इसके अंदर जो हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे ग्लाइकोसाइलेशन, इसको डिस्कस करेंगे बच्चों, ग्लाइकोसाइलेशन। इसके अंदर क्या है, एडिशन ऑफ शुगर, एडिशन ऑफ शुगर ऑन प्रोटीन्स, शुगर ऐड करना प्रोटीन्स के अंदर। और इसमें जो ग्लाइकोसाइलेशन है वो भी दो तरह की है, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन और ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है बच्चों, AR के अंदर। और जो ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन है, ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन है वो गोल्गी के अंदर, गोल के अंदर प्रेजेंट है। जो एस लिंक एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन के लिए जो अमीनो एसिड है, वहां पे जो शुगर बॉन्ड करेगा उसमें क्या है, एस्पार्जिन, एक्स अमीनो एसिड कोई भी है, सीरिन और टायरोसिन, थ्रियोनिन, सीरिन और थ्रियोनिन। और ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन के अंदर से सीक्वेंसेस होने चाहिए, क्या तो सीरिन, क्या थ्रियोनिन, ठीक है। ये गोल्गी के अंदर होगी ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन, और ये होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर।
एस्पार्जिन, NX, कोई भी अमीनो एसिड, सीरीन थ्रियोनिन, और इसके अंदर क्या तो सीरीन क्या थ्रियोनिन। ये एन लिंक्ड है, ये ओ लिंक्ड है। AR के अंदर, गोल्गी के अंदर एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है? एडिशन ऑफ शुगर ऑन प्रोटीन्स, शुगर ऑन प्रोटीन्स, एडिशन ऑफ शुगर एंड प्रोटीन। अब एक क्वेश्चन है जो सिंपल सा है कि हम डिस्कस करते हैं कि ग्लाइकोसाइलेशन जरूरी क्यों, सिग्निफिकेंस क्या है ग्लाइकोसाइलेशन की। तो ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन सिग्निफिकेंस, इसकी सिग्निफिकेंस और ग्लाइकोसाइलेशन क्या है? ये है ग्लाइकोसाइलेशन। अगर प्रोटीन के ऊपर ग्लाइकोसाइलेशन हो रही है तो वो प्रोटीन उसको एक तरीके से प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। प्रोटियोजोम अगर प्रोटीन का पेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, प्रोटियोजोम डिग्रेडेशन होता है उस प्रोटीन का, तो उसका कम डिग्रेडेशन होगा, क्यों? वो कवर है ग्लाइकोसाइलेशन से। ग्लाइकोसाइलेशन प्रोटेक्ट्स द प्रोटीन फ्रॉम प्रोटियोजेज, और दूसरा है ग्लाइकोसाइलेशन से क्या होगा? हाफ लाइफ है वो इंक्रीज हो जाएगी प्रोटीन के, हाफ लाइफ प्रोटीन के क्या हो जाएगी? हाफ लाइफ इंक्रीज हो जाएगी। प्रोटीन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, जिससे कि प्रोटीन है वो इजीली फ्लोट करेगा, और सेल सिग्नलिंग के अंदर भी इजीली वो सेल कम्युनिकेशन, सेल के कम्युनिकेशन है सिग्नलिंग के अंदर भी इजीली काम कर सकता है। प्रोटीन्स डेंसिटी डिक्रीज, और प्रोटीन की जो क्वालिटी है, क्वालिटी चेक ग्लाइकोसाइलेशन से प्रोटीन क्वालिटी कंट्रोल भी कर सकते हैं। इजी फॉर कम्युनिकेशन और सेल कम्युनिकेशन। जो सेल के ऊपर जो प्रोटीन्स, जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, वही तो सेल को क्या करवाते हैं? सेल को रिकॉग्नाइज करवाते हैं। कम्युनिकेशन, रिकॉग्निशन एंड रिकॉग्निशन, और उसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन है, ये ए प्रोटीन है, और एक ये दूसरा प्रोटीन है। ये एक प्रोटीन तो है अनग्लाइकोसाइलेटेड और दूसरा है ग्लाइकोसाइलेटेड, तो प्रोटीजेज उस पर अटैक करेंगे। मान लो फॉर एग्जांपल प्रोटीज अपना वर्क करेंगे उसके ऊपर, तो एक तो प्रोटीन है ये पूरा कवर है ग्लाइकोसाइलेशन से, तो किस प्रोटीन का डिग्रेडेशन इजीली संभव है? ये है नॉन ग्लाइकोसाइलेटेड, और ये है ग्लाइकोसाइलेटेड। तो जाहिर सी बात है जिस प्रोटीन के ऊपर ग्लाइकोसाइलेशन है उसको इजीली डिग्रेड नहीं किया जा सकता, इसको इजीली डिग्रेड किया जा सकता है, इसको इजीली डिग्रेड नहीं किया जा सकता, तो ये है ग्लाइकोसाइलेशन। दूसरा हम एक बार एक चीज और डिस्कस करते हैं, फोस्फोराइलेशन। ये भी एक पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन है प्रोटीन का, फोस्फोराइलेशन का।
अब इसको तो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई ग्लाइकोसाइलेशन वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी के अंदर होगा, परंतु जो फोस्फोराइलेशन है, फोस्फोराइलेशन वो कहाँ होगा? वो बच्चों कहीं पे भी हो सकता है। जो प्रोटीन है जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, उस पे जो सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, जिससे वो क्या तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, क्लोरोप्लास्ट न्यूक्लियस के अंदर, सेल के अंदर रहेगा, ईआर के पास जाएगा, कहीं पे भी जाएगा, बाउंड्री पे भी जाएगा, सिक्रेटरी प्रोटीन है, कुछ भी है, तो उसका जो काइनेज प्रोटीन जो है, जो फॉस्फोराइलेशन करवाते हैं, वो जहाँ पे प्रेजेंट है वो उसको वहीं पे जाना पड़ेगा। तो फॉस्फोराइलेशन का ये कोई सिंपल नहीं है कि फॉस्फोराइलेशन न्यूक्लियस के अंदर भी काइनेज एंजाइम प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रेजेंट है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी अंदर प्रेजेंट है। तो फॉस्फोराइलेशन है वो कहीं पे भी हो सकती है। इसका सिंपल सा क्या मतलब है? एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप ऑन प्रोटीन्स। हम फॉस्फेट ग्रुप प्रोटीन्स पे जोड़ रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? फॉस्फोराइलेशन। वो कहाँ पे जोड़ेंगे? एस्पार्जिन, टायरोसिन, हिस्टिडीन, सीरिन और थ्रियोनिन, कहीं पे भी इन इन अमीनो एसिड से, इन अमीनो एसिड पे क्या होगा? टायरोसिन, सीरिन, थ्रियोनिन पे तो लगभग हमेशा ही रहता है, फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है, इसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। जैसे साइक्लिन बी है, साइक्लिन बी और साइक्लिन, जैसे फॉर एग्जांपल साइक्लिन बी और जो साइक्लिन बी का किसके साथ? सी डी के 1, इसके जो अमीनो एसिड 15 अमीनो एसिड है, वहाँ पे क्या है? थ्रियोनिन, थ्रियोनिन प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल थ्रियोनिन, थ्रियोनिन प्रेजेंट है, उसको फॉस्फोराइलेट करवाता है काइनेज प्रोटीन। और एक्स 161 अमीनो एसिड पे क्या प्रेजेंट है? थ्रियोनिन, इसको भी कौन करवाता है? फॉस्फोराइलेट। एक्टिविटी, ये इनहिबिटरी एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी, और ये करते हैं एक्टिवेटिंग, एक्टिवेटरी। तो प्रोटीन को इनहिबिट करवाना हो तो फॉस्फोराइलेशन हो सकता है, इनहिबिट प्रोटीन को एक्टिवेट करवाना हो वो भी फॉस्फोराइलेशन हो सकता है। कैसे? क्योंकि हम प्रोटीन के ऊपर एक नेगेटिव फॉस्फो ग्रुप जोड़ रहे हैं, जिससे प्रोटीन की स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आएगा। अगर हम बाहर से किसी के अंदर ज्यादा नेगेटिव डाल रहे हैं या पॉजिटिव डाल रहे हैं, तो उसके स्ट्रक्चर के अंदर भी चेंज आएगा, और स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आएगा तो कोई बाइंडिंग साइट खुलेगी, जिससे कोई एंजाइम उस पे बाइंड करेगा, कोई सब्सट्रेट बाइंड करेगा, रिएक्शन चलेगी, फॉस्फोराइलेशन। ये फॉस्फोराइलेशन कहीं पे भी हो सकता है, साइटोप्लाज्म के अंदर भी हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रियल न्यूक्लियस के अंदर, कहीं पे भी हो सकता है साइड फॉस्फोराइलेशन। काइनेज एंजाइम जहाँ जहाँ प्रेजेंट है वहाँ पे फॉस्फोराइलेशन प्रेजेंट है। अगर किसी प्रोटीन है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के लिए उसका फॉस्फोराइलेशन करवाना है, और वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, उसके पास एनएसएल सीक्वेंस प्रेजेंट है कि वो उस प्रोटीन को न्यूक्लियस के अंदर जाना है, तो उसके काइनेज प्रोटीन उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, तो उसको पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन फॉस्फोराइलेशन के लिए न्यूक्लियस के अंदर जाना पड़ेगा। अगला है एसिटाइलेशन। नेक्स्ट है बच्चों एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन के अंदर क्या है? एडिशन ऑफ, सिंपल है, एसिटाइलेशन के अंदर है एडिशन ऑफ फैटी एसिड ऑन प्रोटीन, एसिड ऑन प्रोटीन। किस अमीनो एसिड के ऊपर फैटी एसिड को जोड़ेंगे? वो हो सकता है लाइसिन और आर्जिनिन, लाइसिन और आर्जिनिन, लाइसिन और आर्जिनिन फैटी एसिड, एसिटाइलेशन OCH3। तो ये भी एक क्या है? पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। और क्या हो सकता है? और हो सकता है बच्चों पोस्ट प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज, प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज। कि प्रोटीन्स का क्लीवेज भी करना पड़ेगा अगर उसको फंक्शनल करना है, ये भी एक पोस्ट ट्रांस
पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के अंदर है कि अगर हम प्रोटीन का क्लीवेज नहीं करेंगे तो वो प्रोटीन अपनी नॉन फंक्शनल पोजीशन से उस अपनी फंक्शनल पोजीशन के अंदर नहीं आ सकता। जैसे फॉर एग्जांपल प्रो इंसुलिन है प्रो इंसुलिन है, उसके ऊपर प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज करवाना पड़ेगा, उसके सी चेन को हटाना पड़ेगा, प्रोटियोलाइटिक बी चेन सी चेन हो गया प्रोटियोलाइट प्रोटीन प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज, जिससे किसमें कन्वर्ट होगा इंसुलिन के अंदर। और दूसरा है बच्चों प्रोकैस्पेज, इस पे भी क्या है प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज, जिससे कन्वर्ट कर देते कैस्पेज के अंदर। प्रो इंसुलिन प्रोकैस्पेज, ब्लड क्लोटिंग के जो फैक्टर है उसमें भी ब्लड क्लोटिंग, वो जो कैस्केड है उसके अंदर भी प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज होता है। तो ये है, तो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के अंदर प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज, ग्लाइकोसाइलेशन, एसिटाइलेशन, ये सारी चीजें प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज। एसिटाइलेशन, फोस्फोराइलेशन, फोस्फोराइलेशन काइनेज एंजाइम के द्वारा, ये सभी क्या है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के अंदर। हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ग्लाइकोसाइलेशन आगे भी डिस्कस करेंगे अच्छे से। ग्लाइकोसाइलेशन, ऑल इन ग्लाइकोसाइलेशन के अंदर क्या सीक्वेंस प्रेजेंट है, ग्लाइकोसाइलेशन पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन प्रोटीन टेक। अब हम एक चीज और डिस्कस करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों जीन रेगुलेशन के अंदर, जीन का रेगुलेशन कैसे होता है, उसमें जो सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, प्रमोटर सीक्वेंसेस, रिसेप्टर सीक्वेंसेस और सारे सीक्वेंसेस जो प्रेजेंट है उसको हम पढ़ेंगे। पहले प्रोकैरियोट्स के अंदर पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जीन रेगुलेशन कैसे होता है। प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन। प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन और एक्सप्रेशन को अब डिस्कस करें कि जैसे ये डीएनए प्रेजेंट है, इससे क्या बनेगा एमआरएनए बनेगा। डीएनए से क्या बना एमआरएनए। 5 प्राइम से 3 प्राइम, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, फिर इसके बाद होगी ट्रांसलेशन। ये प्रोटीन, प्रोटीन के बाद क्या होगा प्रोटीन की मॉडिफिकेशन। वो मॉडिफिकेशन कैसे होती है कि यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो गया, एसिटाइलेशन होगा, ग्लाइकोसाइलेशन हो गया, शुगर की सीक्वेंसेस जुड़ गए, कि ताकि उस पे ये टैग लगा दिए कि अब इसको कहाँ पे जाना है, इसके जो सीक्वेंसेस है पोस्ट ट्रांसलेशन। और इससे क्या हुआ कि मॉडिफिकेशन के बाद भी क्या हुआ, उसका फंक्शनल रोल क्रिएट किया उसने, फंक्शनल रोल प्ले किया। मॉडिफिकेशन के बाद उसने क्या किया, फंक्शनल रोल प्ले किया। फंक्शनल रोल प्ले करने के बाद क्या हुआ कि उसके अंदर जो फिनोटाइप भी आया, जिससे कि एक्सप्रेशन हुआ, उसका फंक्शनल रोल हुआ तो एक्सप्रेशन हुआ। और जिस जो एक्सप्रेशन हमें किसके अंदर देखा, फिनोटाइप के अंदर देखा।
फिनोटाइप के अंदर वो एक्सप्रेशन दिखा। तो इसको हम बोलते हैं कि ये जो प्रोटीन का जो जीन है उसका एक्सप्रेशन हुआ है, उसका रेगुलेशन हुआ है फिनोटाइप के अंदर। अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक के अंदर कुछ डिफरेंस दिखता है फिनोटाइप के अंदर, फंक्शनल रोल प्ले करता है। अब ये है कि सभी प्रोटीन्स भी उस जी एक्सप्रेस नहीं होते, ठीक है। कुछ प्रोटीन जैसे फॉर एग्जांपल इकोलाई है। इकोलाई के पास 4200 जीन 4200 जीन प्रेजेंट है, जीन्स प्रेजेंट है। वहीं ईस्ट के अंदर 7000 जीन प्रेजेंट है। और ह्यूमन के अंदर हर सेल के अंदर, जैसे ह्यूमन की हर सेल के अंदर 25,000 जीन है। पर वो सारे एक्सप्रेस हो तो ये जरूरी तो नहीं, ठीक है। उस सेल के अंदर क्यों एक्सप्रेस होंगे? माई हार्ट मसल सेल है, उसके अंदर मसल्स के जीन इम्प्रूवमेंट वो इन्वॉल्व करेंगे। और जो सीक्वेंसेस प्रेजेंट है और जो जीन प्रेजेंट है वो वहाँ पे आरबीसी के अंदर है। हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर ही एक्सप्रेस करेगा, वो हर सेल के अंदर तो थोड़ी ना एक्सप्रेस करेगा। ऐसे ही जैसे इकोलाई के अंदर जीन प्रेजेंट है, उसके अंदर जो 1200 जीन है, 1200 जो जीन है वो रेगुलेशन होते हैं उनका अप रेगुलेशन, जीन अप रेगुलेशन। मतलब वो प्रेजेंट होते हैं, इम्प्रूव वो उनका रेगुलेशन होता है। और जो 3000 जो जीन है वो डाउन रेगुलेशन होता है, कि वो एक्सप्रेस नहीं होता, डाउन रेगुलेशन। ऐसे ही है जैसे ह्यूमन ह्यूमन के अंदर भी, कि जो हमारी एक सेल के अंदर 25,000 हर एक सेल के अंदर जीन प्रेजेंट है। पर जरूरी नहीं है कि हर सेल के अंदर वो जीन एक्सप्रेस हो। वो अपने अकॉर्डिंग जो उनकी रिक्वायरमेंट है सेल की, उसके अकॉर्डिंग जो जीन का एक्सप्रेशन होता है। कि जीन के अंदर जैसे हार्ट की सेल है, उसके अंदर हार्ट के टिश्यू की इन्वॉल्वमेंट है, माइटोकॉन्ड्रियल टिश्यू, हार्ट के टिश्यूज की ज़रूरत है, तो वही जीन एक्सप्रेस होंगे और वही उनका इन्वॉल्वमेंट होगा। आरबीसी के अंदर मायोग्लोबिन, जैसे हड्डियों के अंदर अलग जीन की ज़रूरत है, हर्ट ओस्टोसाइट सेल्स के अंदर उन जीन्स को ही एक्सप्रेशन करवाएगा जिससे उनकी फॉर्मेशन हो, और सारे जीन एक्सप्रेस नहीं होते। तो ये डिपेंड करता है कि सारे सेल प्रेजेंट उनका रेगुलेशन कैसे होता है। तो जीन रेगुलेशन हम डिस्कस करते हैं। जीन रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? जैसे ये डीएनए है 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, और यहाँ पे +1 सीक्वेंसेस प्रेजेंट। और इस पे जो जीन सीक्वेंसेस प्रेजेंट है डीएनए के ऊपर, वो क्या क्या है? जैसे ये रिप्रेसर सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रमोटर सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रमोटर सीक्वेंसेस जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, ठीक है। और उससे ऊपर क्या सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, उनको हम बोलेंगे एनहांसर सीक्वेंसेस। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? एनहांसर सीक्वेंसेस। एनहांसर सीक्वेंस ये
इसको हम बोलेंगे ऑपरेटर सीक्वेंसेस। ऑपरेटर, यहाँ पे सॉरी रिप्रेसर सीक्वेंसेस बोलो सॉरी, क्योंकि यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन आके बाइंड करता है, ये इस इन सीक्वेंसेस को क्या बोलेंगे? ऑपरेटर सीक्वेंस, ऑपरेटर सीक्वेंसेस। इसको बोलेंगे प्रमोटर सीक्वेंसेस, प्रमोटर सीक्वेंसेस, जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। और ये सीक्वेंसेस है इनहांसर, जहाँ पे एक्टिवेटर बाइंड करता है, एनहांसर सीक्वेंसेस। ये देखो ये सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, इन सीक्वेंसेस को बोलेंगे सिस एक्टिंग सीक्वेंसेस, सिस एक्टिंग सीक्वेंसेस और एलिमेंट्स, प्रमोटर, इनहांसर और ऑपरेटर एलिमेंट्स। इसके अंदर क्या क्या सीक्वेंसेस प्रेजेंट है? इसके अंदर जो अभी हमने बताई है, इनहांसर, दूसरा ऑपरेटर, प्रमोटर, प्रमोटर सीक्वेंसेस। सीक्वेंसेस ऑफ जीन ए, ये क्या है? ये सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, दिस एक्टिंग सीक्वेंसेस प्रेजेंट है जीन ए पे फॉर एग्जाम्पल। इसको हम बोलेंगे सीक्वेंसेस प्रेजेंट ऑन जीन ए। अपस्ट्रीम सीक्वेंसेस अपस्ट्रीम के अंदर प्रेजेंट है, ये कंपलसरी नहीं है कि ये हमेशा अपस्ट्रीम, हमेशा ही अपस्ट्रीम के अंदर, नहीं, ये कंपलसरी नहीं है, ये सीक्वेंसेस प्रेजेंट है। इसको हम बोलेंगे जीन ए, जीन ए। अब जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आता है प्रमोटर के पास, बाइंड करता है, ये है आरएनए पॉलीमरेज, ये बाइंड करता है प्रमोटर के पास, इसको बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज। और जो ऑपरेटर पे बाइंड करता है उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिप्रेसर, रिप्रेसर। और जो यहाँ पे बाइंड करता है इसको बोलते हैं एक्टिवेटर, एनहांसर। एनहांसर पे क्या प्रेजेंट है? एक्टिवेटर। रिप्रेसर। और ये है आरएनए पॉलीमरेज। तो एनहांसर, ऑपरेटर और प्रमोटर जो सीक्वेंसेस क्या है? सिक्स सीक्वेंसेस। और इनके ऊपर जो ट्रांस सीक्वेंसेस एक्टिंग प्रोटीन्स है, ट्रांस एक्टिंग फैक्टर्स और प्रोटीन्स, फैक्टर्स और प्रोटीन्स, वो है बच्चों एक्टिवेटर, एक्टिवेटर, रिप्रेसर और प्रमोटर। आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे क्या बाइंड करता है? आरएनए पॉलीमरेज। अब जो एक्टिवेटर पे कौन बाइंड करता है बच्चों? एक्टिवेटर पे बाइंड करता है एनहांसर।
एक्टिवेटर बाइंड्स ऑफ इनहांसर, रिप्रेसर का बाइंड करता है ऑपरेटर। और आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पे बाइंड करता है? प्रमोटर सीक्वेंसेस। बाइंड ऑन इनहांसर, एक्टिवेटर एंड प्रमोटर सीक्वेंसेस। वो सिक्स सीक्वेंसेस प्रेजेंट है और उनके अपोजिट जो ट्रांस सीक्वेंसेस प्रेजेंट है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। सीक्वेंस एलिमेंट, सिस सीक्वेंस और ट्रांस सीक्वेंस। जीन रेगुलेशन के अंदर हम इन चीज़ों को डिस्कस करें कि जो प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बन गया, बाइंड हो गया, प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो गया, तो उससे पहले जो सीक्वेंस प्रेजेंट है, जो इनहांसर सीक्वेंस है, इनहांसर सीक्वेंस पे जैसे एक्टिवेटर बाइंड किया है, वो उसको कैसे फैसिलिटेट करता है आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने के लिए, आरएनए पॉलीमरेज को वर्क करने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। तो सिक्स सीक्वेंसेस और ट्रांस सीक्वेंसेस ये पॉलीमरेज के अंदर प्रेजेंट है। और ये जो सिक्स सीक्वेंसेस प्रेजेंट है बच्चों, ये सीक्वेंसेस कैसे है? दिस सीक्वेंसेस आर ये कैसी? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस है, बाइपर्टाइल है, बाइपर्टाइल डबल सीक्वेंसेस ऐसी प्रेजेंट है यहाँ पे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस है। और नॉन ओरिएंटेशन इनके स्पेसिफिक नहीं है, नॉट ओरिएंटेशन स्पेसिफिक। इसका मतलब क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि ये उन्हीं सीक्वेंसेस के अंदर प्रेजेंट, मतलब +1 सीक्वेंसेस डाउन अपस्ट्रीम के अंदर ही प्रेजेंट हो। इसको मैं आपको सिंपल से समझा देता हूँ। जो सिक्स सीक्वेंसेस है, जैसे पैलिंड्रोमिक है, जैसे 5 प्राइम से 3 प्राइम से है, यहाँ पे GATC सीक्वेंसेस है। और मान लो बाई पेरेंटल है, GATC एक बार दोबारा आ गया, ये है बाईपर्टाइल है। तो इसके जो अपोजिट जो है 3 डैश से 5 डैश है, यहाँ पे क्या है? GATC सीक्वेंसेस, GATC सीक्वेंसेस, ताकि यहाँ पे जो एंजाइम, मतलब ये एक्टिवेटर जो प्रोटीन है वो आके बाइंड कर जाए एक्टिवेटर। तो ये बाईपर्टाइल है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस प्रेजेंट है इस पे, करेक्ट सीधी डायरेक्शन में, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये बाईपर्टाइल नॉन ओरिएंटेड है कि भाई ये अपस्ट्रीम के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, डाउन स्ट्रीम के भी अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये बाईपर्टाइल सीक्वेंसेस ऐसे प्रेजेंट है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये दीज सीक्वेंसेस आर पैलिंड्रोमिक, बाईपर्टाइल एंड नॉन ओरिएंटेड स्पेसिफिक सीक्वेंसेस आर। और जो ट्रांसएक्टिव सीक्वेंस फैक्टर है, जो प्रोटीन है, एक्टिवेटर, रिप्रेसर और आरएनए पॉलीमरेज, पैलिंड्रोमिक, बाइपर्टाइल, नॉन ओरिएंटेड स्पेसिफिक, क्या है? सिस एक्टिंग सीक्वेंसेस। अब हम देखते हैं एक बार जो ट्रांस एक्टिंग जो फैक्टर्स है वो कैसे क्या मदद करते हैं। ट्रांस एक्टिंग फैक्टर्स, एक्टिवेटर, रिप्रेसर और आरएनए पॉलीमरेज। तो जो एक्टिवेटर्स के क्या क्या रोल है, अलग अलग हम डिस्कस करते हैं कि एक्टिवेटर के क्या क्या रोल है। एक्टिवेटर रोल्स, इट बाइंड्स ऑन इनहांसर। एक्टिवेटर कहाँ पे बाइंड करता है बच्चों? इनहांसर पे, ये लिख रखा हमने। एक्टिवेटर कहाँ पे बाइंड करता है? इनहांसर पे।
It binds on enhancer and activates transcription. ये इनहांसर पे बाइंड होता है और ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करता है। कैसे एक्टिवेट करता है बच्चों? जो इसका फर्स्ट काम है, जस्ट अ सेकेंड, जो आरएनए पॉलीमरेज एक्टिवेट बाइंड करता है ट्रांसक्रिप्शन के एनहांसर पे, एक्टिवेटर। और इसका जो रोल है, इसका क्या रोल है बच्चों? इसका जो रोल है वो है बच्चों, पहला है आरएनए पॉलीमरेज को रिक्रूट करवाना, आरएनए पॉलीमरेज की रिक्रूटमेंट करवाना। जैसे ये डीएनए, यहाँ पे ये सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, एनहांसर के सीक्वेंसेस, एनहांसर, और ये सीक्वेंसेस प्रेजेंट है प्रमोटर के सीक्वेंसेस, प्रमोटर के प्लस। तो ये प्रमोटर के सीक्वेंसेस है। इस पे फिर एनहांसर पे प्रोटीन बाइंड करेगा, एनहांसर पे प्रोटीन बाइंड करेगा। एनहांसर है, इस पे प्रोटीन आके बाइंड करेगा एक्टिवेटर एनहांसर पे, क्योंकि उसको क्या करवाने है, आरएनए पॉलीमरेज की रिक्रूटमेंट करवानी है। तो ये ट्रांस एनहांसर पे कौन आके बाइंड हुआ, ये प्रोटीन एक्टिवेटर बाइंड किया। ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम, और ये है 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम। और ये एक्टिवेटर यहाँ पे आके बाइंड किया, तो इसने क्या किया, यहाँ पे रिक्रूटमेंट करवाई आरएनए पॉलीमरेज की, आरएनए पॉलीमरेज की क्या करवाई, रिक्रूटमेंट। यहाँ पे जैसे प्रमोटर जो सीक्वेंसेस प्रेजेंट थे, वहाँ पे किसकी रिक्रूटमेंट करवाई, आरएनए पॉलीमरेज की। ये है आरएनए पॉलीमरेज, इसकी रिक्रूटमेंट करवाई। दूसरा क्या है, जो एक्टिवेटर है उसका जो फंक्शन क्या है, दूसरा फंक्शन क्या है, इसका दूसरा फंक्शन है बच्चों एलोस्टेरिक चेंज इन आरएनए पॉलीमरेज। दूसरा जो है एलोस्टेरिक चेंज इन आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज के अंदर क्या है, एलोस्टिक चेंज आना, उसको उसके अंदर चेंजमेंट लाना कि ताकि वो आरएनए पॉलीमरेज क्या है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को चलाए वहां से। जैसे क्या है, जैसे कि आरएनए पॉलीमरेज है, इसको अलग कलर से अगर हम डिस्कस करें तो जैसे आरएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम से, और यहाँ पे ये +1 सीक्वेंसेस है, ये है
आरएनए पॉलीमरेज, ये इनहांसर सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, प्रमोटर सीक्वेंसेस, प्रमोट इनहांसर पे एक्टिवेटर ने प्रमोटर सीक्वेंसेस को बाइंड किया, ये बाइंड किया। अब इसमें एलोस्टेरिक चेंज लाना है तो कैसे हो आएगा? सिंपल है, 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से। तो आरएनए पॉलीमरेज के अंदर एलोस्टेरिक चेंज आएगा जिससे वो अपनी ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को चलाएगा। एक्टिवेटर इसमें हेल्प करते हैं, जैसे एक्टिवेटर ऐसे इसके अंदर हेल्प करेगा, इसके एलोस्टेरिक चेंज लाएगा, तो जिससे कि जो ट्रांसक्रिप्शन है सीक्वेंसेस से ट्रांसक्रिप्शन ओके क्या किसकी फॉर्मेशन करवाएगा? 5 प्राइम से 3 प्राइम एमआरएनए के ट्रांसलेशन को चलाएगा। डीएनए से किसको बनाएगा? एमआरएनए से ट्रांसक्रिप्शन। ये आरएनए पॉलीमरेज के अंदर को रिक्रूट करवाएगा, इनहांस एक्टिवेटर रिक्रूट करवाएगा और उसको एलोस्टेरिक चेंज भी लेके आएगा उसके अंदर ताकि वो ट्रांसक्रिप्शन करे या वर्क करे। तीसरा और क्या करेगा इसके लिए? जो एक्टिवेटर प्रोटीन है, तीसरा है क्रोमेटिन रिमॉडलिंग, क्रोमेटिन रिमॉडलिंग। क्रोमेटिन की क्या करवाएगा? रिमॉडलिंग करवाएगा यूकैरियोटिक सिस्टम के अंदर। कैसे करवाएगा कि जैसे आरएनए पॉलीमरेज अपना काम कर रहा है और उसके बीच में वो क्रोमेटिन के जो हिस्टोन प्रोटीन्स है वो आ जाते हैं। जैसे ये डीएनए है, यहाँ पे जीन ए है और फॉर एग्जांपल यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स, न्यूक्लियोसोम्स हिस्टोन प्रोटीन्स का ये जो बंच है ये आ जाता है। ये है क्रोमेटिन, क्रोमेटिन हाइपरक्रोमेटिन। तो इसमें से हिस्टोन को करता है ये किस में? जैसे हाइपरक्रोमेटिन, और इसको चेंज किस में करता है? यूक्रोमेटिन के। एक्टिवेटर वो हम डिस्कस करेंगे कौन से एक्टिवेटर है, लैकोप्रेन पढ़ेंगे और सारे को पढ़ेंगे। और इसको चेंज किया हेट्रोक्रोमेटिन, वो किस में चेंज किया? यूक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन के अंदर चेंज किया इसको, हेट्रोक्रोमेटिन को यूक्रोमेटिन के अंदर चेंज किया। तो ये किसके काम है? ये एक्टिवेटर के काम है, एक्टिवेटर के काम है जो इनहांसर सीक्वेंसेस पे बाइंड कर रहा है हेट्रोक्रोमेटिन। अब ये है एक्टिवेटर के, और जो ऑपरेटर सीक्वेंसेस पे जो बाइंड करता है वो है बच्चों रिप्रेसर प्रोटीन। वो क्या है? रिप्रेसर प्रोटीन। अगर हम रिप्रेसर प्रोटीन के फंक्शन देखें, रोल ऑफ रिप्रेसर, रिप्रेसर प्रोटीन, तो इसके सीधे सीधे रोल है। एक तो है ब्लॉकिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, अपोजिट उससे आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक करना। नेगेटिव एलोस्टेरिक चेंज लाना कि ताकि वो वहां से रिमूव हो जाए, नेगेटिव एलोस्टेरिक चेंज उसको रिमूव करवाने के लिए। तीसरा क्या है?
क्रोमेटिन की रिमॉडलिंग। क्रोमेटिन रिमॉडलिंग मीन्स यू, जो यू का क्रोमेटिन है, यू क्रोमेटिन, उसको हेट्रोक्रोमेटिन। क्रोमेटिन के अंदर कन्वर्ट करो। तो ये सारी चीजें आज हमने बच्चों डिस्कस की, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया, और जीन रेगुलेशन के अंदर हमें ये बेसिक चीजें डिस्कस की। कल हम इसको और अच्छे से आगे डिस्कस करेंगे, कैसे एक्टिवेटर प्रोटीन्स आरएनए पॉलीमरेज को फैसिलिटेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के लिए, एलोस्टेरिक चेंज करवाते हैं जिससे आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन करे, एलोस्टेरिक चेंज, और वो बाइंड करे आरएनए पॉलीमरेज की रिक्रूटमेंट करवाई है किसने, एक्टिवेटर प्रोटीन्स, एक्टिवेटर्स की जी। आज ये चीज़ें हमने डिस्कस की, इनके 6 सीक्वेंसेस कहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं एमआरएनए के अंदर, 6 सीक्वेंसेस, और ट्रांस सीक्वेंसेस प्रेजेंट है। जीन रेगुलेशन के बारे में ये बेसिक बातें डिस्कस की। और जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स का जो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन है, प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज, एसिटाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन, एनलिंक, ओ लिंक, एनलिंक ईआर के अंदर, ओ लिंक गोल्गी के अंदर, ये सब प्रोटीन का डिग्रेडेशन, प्रोटियोसोम्स डिग्रेडेशन 26S, यूबिक्टिन पाथवे, ये पाथवे है, डिग्रेडेशन पाथवे, प्रोटीन डिग्रेडेशन पाथवे यहाँ पे लिख रखा, ठीक है। 76 अमीनो एसिड प्रोटीन डिग्रेडेशन। यूकैरियोट्स के अंदर प्रोटीन फोल्डिंग के अंदर चैप्रोनिन्स और चैप्रोन्स, डीएनए के, डीएनए जे, चैप्रोन 70S, ग्रो-EL और ग्रो-ES चैप्रोनिन्स जो उसकी हेल्प करते हैं प्रोटीन के फोल्डिंग्स के अंदर। डीएनए, जीआरईपी प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, खुद का अपना फॉस्फेट ग्रुप जो एटीपी है वो इसको देता है। तो प्रोटीन फोल्डिंग के बारे में आज हमने डिस्कस किया, चैप्रोन्स, हाइड्रोफोबिक इफेक्ट। सबसे पहले डिफॉर्मलाइज और अमाइनो पेप्टाइडेज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इनहिबिटर्स, ट्रांसलेशन इनहिबिटर्स के अंदर हमने बच्चों डिस्कस किया टेट्रासाइक्लिन, पैरोमाइसिन, फ्यूजिडिक एसिड, टेट्रासाइक्लिन, पैरोमाइसिन, फ्यूजिडिक एसिड, ये क्या है, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन है। इरिथ्रोमाइसिन और क्लोरोफेनिकोल, ये प्रोकैरियोटिक के हैं। जो इरिथ्रोमाइसिन और क्रोमोफेनिकोल है, ये है बच्चों 60S सब यूनिट पे बाइंड करते हैं, और जो 30S सब यूनिट पे, स्मॉल सब यूनिट पे बाइंड करते हैं टेट्रासाइक्लिन और फ्यूजिडिक एसिड, टेट्रासाइक्लिन और पैरोमाइसिन। जो टेट्रासाइक्लिन है वो एंट्रीसाइट को इनहिबिट करता है, और जो फ्यूजिडिक एसिड है वो इलोंगेशन जी को इनहिबिट करता है, और जो पैरोमाइसिन है वो कोडोन और एंटीकोडोन का जो सिलेक्शन रेट है उसको डिक्रीज करता है। क्रोमोफेनिकोल 23S एसआरएनए के पास जो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी है उसको इनहिबिट करवाता है। ये प्रोकैरियोट्स के है। यूकैरियोट्स में साइक्लोहेक्सामाइड पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी को करता है। डिप्टीरिया इलोंगेशन फैक्टर 2 जो इलोंगेशन फैक्टर को करता है। इनहिबिटर्स के अंदर जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को बोथ को करते हैं, उसके अंदर क्या क्या है, हिग्रोमाइसिन जो ए साइट पे ट्रांसलेशन के ए से पी पे जाने से इनहिबिट करती है। प्यूरोमाइसिन, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ, प्यूरोमाइसिन, आप इसको याद रखें, प्यूरोमाइसिन जो टीआरएनए की तरह दिखता है, टायरोसिन टीआरएनए के तरह सिमिलरली, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। स्नान करते रहें एंड रिस्पेक्ट काउ, यू नो काउ इज ए सोशल एनिमल। थैंक यू सो मच गाइस।